Hello guys and welcome back to my channel सिर्फ IAS। तो यहाँ पे चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज आपके लिए मैं लेकर आई हूँ चैप्टर नंबर 8 का पार्ट 2। चैप्टर का नाम ऑर्गेनाइज क्राइम था। पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर लिया था, प्लेलिस्ट में पड़ा है आप ही के लिए, जाएं और ज़रूर उसे देखें। आइए शुरुआत करते हैं इस पार्ट की। टॉपिक रहेगा पहला जो हम डिस्कस करेंगे, उसका नाम रहेगा द फ्यूचर ऑफ द लिंक बिटवीन टेररिज्म एंड द ऑर्गेनाइज क्राइम एंड हाउ दे कैन बी ब्रोकन। अब देखिए, यहाँ बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आगे आने वाले समय में ये जो टेररिज्म है और ये जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, इसका क्या फ्यूचर रहेगा। मतलब आगे आने वाले समय में जो लिंक है वो कैसा बन जाएगा और इन दोनों के बीच में हम ये दरार कैसे ला सकते हैं। ये जो आपस में हाथ डाल के चीज़ें कर रहे हैं, जैसे कि हमने पार्ट 1 में देखा था बहुत ही अच्छे से, उसे हम कैसे तोड़ सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि किस तरीके से इस क्राइम की चेन को हम रोक सकते हैं। देखिए, यहाँ पे जो एक कंट्री होती है वो दूसरी कंट्री में आतंकवाद को और बढ़ावा देने के लिए पैसा प्रोवाइड करती है। ये खत्म हो जाए तो जो ये टेररिस्ट ग्रुप होंगे, इनको कोई दूसरा तरीका निकालना पड़ेगा जिसके थ्रू ये पैसा लें। देखो, आर्म्स वगैरह लाने के लिए तो पैसे की ज़रूरत तो पड़ती है ना। बिना पैसे के कैसे ही जो है इतने बड़े लेवल पे, इतने मास स्केल पे ये लोग बवाल मचा सकते हैं, क्योंकि इनके पास वेपन्स ही नहीं होंगे। तो वेपन्स को प्रिक्योर करने के लिए, खरीदने के लिए इनको पैसे की ज़रूरत पड़ती है। अब वो पैसा अगर कोई स्टेट इनको ना दे, मतलब दूसरी कंट्री इनको फाइनेंस ना करे, तो इनको कुछ और काम करना पड़ेगा। अब वो और काम कैसे कर सकते हैं? आर्म की ट्रैफिकिंग करें, स्मगलिंग करने लग जाएं, या फिर ड्रग्स वगैरह बेचने लग जाएं, ट्रैफिकिंग करें, स्मगलिंग करें। तो ये जो टेररिस्ट है ना, ये टेररिस्ट इस ऑर्गेनाइज क्राइम के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। पैसा अपना जो है वो, अगर इन्हें कमाना है, अगर सरकार इनको मना कर दे दूसरे देश की कि हम तुमको पैसा नहीं देंगे, तो पैसा अपने आप को कमाने के लिए ये ऑर्गेनाइज क्राइम के पे डिपेंड करेंगे फ्यूचर में। अब देखिए, किस तरह से डिपेंड करेंगे फ्यूचर में, क्या तरीका होता है ऑर्गेनाइज क्राइम और इनके बीच में क्या लिंकेज है। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि पार्ट 1 देखते हुए आइएगा, क्योंकि पार्ट 1 में बहुत ही क्लियरली चीज़ें मैंने बता दी हैं, और मैं यहाँ पे पार्ट 2 में उनको कंटिन्यू करूँगी तो अननेसेसरी पार्ट बहुत लंबा हो जाएगा। क्लियर है? तो डिपेंड ये ऑर्गेनाइज क्राइम पे रहेंगे। और एक तरीके से देखें तो टेररिस्ट ग्रुप धीमे धीमे क्या कर रहे हैं, अब ये ऑर्गेनाइज ग्रुप की तरफ अपने आप को कन्वर्ट कर रहे हैं। मतलब ये ऐसे ऐसे नए तरीके ढूंढ रहे हैं कि जहां से इनको पैसा मिल सके। समझे? जहां भी पैसा मिल सकता है, रेवेन्यू जनरेट हो सकता है, ये उस जगह पे घुसने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए, दूसरे देश की सरकार या स्टेट और स्पॉन्सरिंग थोड़ी कम हो रही है ना। तो टेररिस्ट ग्रुप जो है, या तो भाई ऐसा करेंगे कि देखो ऑर्गेनाइज क्राइम ग्रुप के साथ काम करें, आओ कुछ जो है तुम मदद करो, कुछ हम मदद करें, और फ्यूचर में क्या होगा कि आधा आधा पैसा बांट लेंगे, जो भी इनका जैसा भी रेशियो रहेगा उतना हम बांट लेंगे। तो इन सब चीज़ों का हमें दिख रहा है कि इससे हम जो है ये फ्यूचर देख पा रहे हैं कि टेररिस्ट अब ये ऑर्गेनाइज क्राइम की तरफ रुख अपना मोड़ेंगे, अगर इन्हें यहाँ स्टेट मदद करने से रोक देगी फ्यूचर में। तो अब देखो, यहाँ पे अगर हमें इस इंटरनेशनल टेररिज्म से लड़ना है, तो स्टेट का जो रिस्पॉन्स है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि स्टेट आखिरकार इन टेररिस्ट ग्रुप के साथ में कैसा अपना रवैया रखती है, इन ऑर्गेनाइज क्राइम वालों के साथ में अपना कैसा रवैया रखती है। समझ रहे हो बात को, कि जिसकी कंट्री में अगर गलत काम हो रहा है, अगर वही आवाज़ नहीं उठाएगा, तो फिर गलत काम करने वालों को तो बढ़ावा मिलेगा ना। तो ये चीज़ होती है। अब देखिए, क्या रिस्पॉन्स कर सकती है स्टेट। तो ये जो रिस्पॉन्सेस हैं इन सारे, अभी जो इतने जो घातक चीज़ें, जो थ्रेट्स इमर्ज होकर आ रहे हैं उनको लेके, या एग्जिस्टिंग जो अभी थ्रेट्स हैं, जो अभी दिक्कतें हैं, या आने वाले जो दिक्कतें हैं उनको लेके जो भी रिस्पॉन्सेस हैं, उनके बारे में बात करेंगे। पहला तो ये कि एक एक्सेप्शनली गुड मिलिट्री या इंटेलिजेंस एक्सपर्टाइज को लेकर आना। समझो, एक आम एक्सपर्टीज इस इनको रोकने में शायद इतने अच्छे ना हो। एक ऐसे एक मिलिट्री हो, चाहे
इंटेलिजेंस एक्सपर्टाइज हो, इतने वर्ल्ड क्लास, इतने बढ़िया लेवल के हों कि उनको इतनी ढंग हो कि किस तरीके से इन टेररिस्ट ग्रुप को रोक के रखना है, न्यूट्रल बनाना है। ये जो लोग जो इन्वॉल्व हैं इन सारे ग्रुप्स के साथ में, इनको कैसे कड़ी से कड़ी सज़ा प्रोवाइड करनी है कि अगर मान लीजिए कोई बवाल इनके द्वारा किया जाता है, तो इनको इतनी भयानक सज़ा दी जाए कि इनकी रूह तक काँप जाए। दूसरी चीज़ क्या करा जा सकता है कि ऐसे तरीके निकालिए जिसमें ऐसे अरेंजमेंट्स करिए स्टेट्स के साथ में, जिससे जो ये जो नेटवर्क इन्होंने बना रखा है, जिस तरीके से ये अपना पूरा जो इन्होंने चेन बना रखी है, फैलाते हैं अपनी गंदगी को जिस चेन के थ्रू, उसे यहाँ पे ब्रेक करना है, इसे यहाँ पे ख़त्म करना है इन टेररिस्ट की चेन को। और ये कैसे हो सकता है कि सारी स्टेट्स मिल के अपना जो इंटेलिजेंस डेटा है वो शेयर करें, अपने पर्सनल को, है ना, ये ऑफिसर्स हैं उनको यहाँ पे एक्सचेंज करें, और यही ट्रांसनेशनल टेररिस्ट नेटवर्क से लड़ सकेंगे। तो ऐसा करा जा सकता है। तीसरी बात क्या है कि टेररिस्ट ग्रुप जो है इनको आप कैसे दबा सकते हो? स्टार्टिंग में ही वो कहते हैं ना कि स्टार्टिंग में ही पर काट दोगे तो चिड़िया फिर उड़ ही नहीं पाएगी। और यही इनके साथ करना है कि अर्ली स्टेज में ही इनको क्रश कर दीजिए, खत्म कर दीजिए। स्टार्टिंग में ही अगर इनको हवा नहीं मिलेगी तो ये ज्वाला बनेंगे ही नहीं। और अगर भई फेलियर जो है इनसे सही से ना लड़ने का, है ना? या एक अच्छा ना लॉ होने का, एथिकली ना लड़ने का, स्पेशली एथिकली या रिलीजियसली एम्पावर्ड ग्रुप के खिलाफ, इसकी वजह से क्या होता है कि इनडिस्क्रिमिनेट वायलेंस हो जाती है। अगर आप सही से लड़ नहीं पाते हो, इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से स्टार्टिंग में ही नहीं लड़ पाते हो, और इनका फेंका हुआ पासा जो है वो एकदम सही नंबर ले आता है, तो क्या है कि जनता आपस में लड़ने लगती है और इनके मकसद को जो है वो बढ़ावा मिल जाता है। तो वक्त के साथ क्या होता है, ज़्यादा दिक्कतें देखने को मिलने लग जाती हैं, क्योंकि इनको लोगों को जनता और सपोर्ट करने लगती है, जिनको जो ये चाहते हैं समाज के अंदर डालना, वो ये डाल देते हैं अपने एलिमेंट्स को। इसलिए शुरुआत में ही अगर इनको दबा दिया जाए, इनको ख़त्म कर दिया जाए, तो आगे ये बढ़ेंगे ही नहीं। उसके बाद आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे आप रीजनल ऑटोनॉमी दीजिए, मतलब जो रीजन की अपनी जो लोकल गवर्नमेंट है उसको आप इतनी आज़ादी दीजिए कि या वो पावर शेयर कर सके, या उसको इतनी आज़ादी हो कि एक ऐसी स्ट्रैटेजी बना सके जिससे इन लोगों को भगाया जा सके, है ना? मतलब लेकिन ये भी देखिए, आप स्टार्टिंग में ही कोई दिक्कत है तो उनके काम आ सकता है कि भाई उस प्रॉपर जो जिस रीजन में बवाल चल रहा है वो प्रॉपर रीजन की सरकार सुपरवाइज करे, पर्टिकुलरली जिस समय उनका जो है काम अंजाम देने वाले हों, मतलब इम्प्लीमेंटेशन की स्टेज पे ही इनको पकड़ लिया जाए, दबोच लिया जाए और इनको ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि एक बार अपने काम को अंजाम दे देंगे तो इनको पकड़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद क्या कर सकते हैं? उसके बाद पॉलिटिको मिलिट्री अप्रोच ले सकते हैं, मतलब यहाँ पॉलिटिक्स वाला और यहाँ मिलिट्री वाला। ये इसमें क्या होता है कि इसमें देखिए ग्रुप एकदम अलग हो जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या है कि भाई देखो, जो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, जो रिक्रूटमेंट करते हैं, ऐसे भाई ऐसे ग्रुप्स का, ऐसी जो दिक्कतें का जो दिक्कतों को बढ़ावा देते हैं, तो वहाँ पे जब ब्रेक लग जाएगा तो ये ऑटोमेटिक बात है, इनको पैसा मिलेगा नहीं, इनको कोई चीज़ मिलेगी नहीं, और मिलिट्री इतना इन पे प्रेशर बना देगी कि ये आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, इनको वहीं पे ही इनकी टांगे काट दी जाएंगी, है ना? साथ ही साथ इनके देखिए एक ही कंट्री में लिंक तो होते नहीं है, बाहर से भी लिंक होते हैं, दूसरी कंट्री से भी लिंक होते हैं। तो फॉरेन ग्रुप से जो इनके लिंक होते हैं, या स्टेट, दूसरी स्टेट जो इनको स्पॉन्सर करती है ना, या इनको एक पर्टिकुलर डायस्पोरा सपोर्ट करता है जिसके लिए कह रहे हैं कि भाई हम आपके लिए आवाज़ उठा रहे हैं, तो वो पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ पीपल जो है जो इनको सपोर्ट करते हैं, है ना? तो वो सब भी इनके लिंक को यहाँ से ख़त्म करना होगा। ट्रांसनेशनल नेटवर्क जो हैं, इन सारे ग्रुप्स को जो ज़्यादा रेजिलिएंट बनाते हैं, तो इन नेटवर्क्स को ख़त्म करना होगा। तो ये सारे कदम उठाए जा सकते हैं। आप मजबूत लॉ लेकर आइए कंट्री में। अगर एक अच्छे लॉ हैं, एक अच्छी पनिशमेंट है, तो लोगों के अंदर डेटरेंट, मतलब लोगों के अंदर डर पैदा रहता है कि अगर हमने ऐसा किया तो हमारी ज़िंदगी एकदम बचने के चांसेस नहीं रहेंगे। तो ऐसे लॉ जैसे कि टाडा, है ना, टेररिस्ट वाला लॉ जो आया था, खैर अब तो रिपील हो गया है। MCO CA, गैंगस्टर एक्ट वगैरह, है ना, ऐसे एक्ट, अभी तो फिलहाल ये UAPA चल रहा है। तो ऐसे एक्ट लेकर आइए जिससे ऑर्गेनाइज क्राइम को लड़ा जा सके। और देखिए, स्टेट्स जितना लड़ सकती है इन सारे क्राइम से लड़े। ज़्यादातर अगर नहीं लड़ पा रही है तो दो स्टेट्स आपस में मिलके काम करें, या दो से ज़्यादा स्टेट्स आपस में मिलके काम करें। समझ रहे हैं? कुछ ऐसे जो थ्रेट्स होते हैं
ये सब रीजनल लेवल पे देखे जा सकते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो रीजन वाइज होते हैं तो रीजनल लेवल पे भी देखे जा सकते हैं, है ना। सबके लिए एक बड़ी सरकार का इन्वॉल्वमेंट जरूरी नहीं है। जहाँ दिक्कत है वहां से ही स्टार्टिंग की एज में ही इनको कंट्रोल करा जा सकता है। अब देखिए कुछ दिक्कतें जो होती हैं वो कभी ना कभी तो नई होती है ना, ऐसा तो होता नहीं है कि पहला बम फोड़े बिना कोई 100 बम नहीं फोड़ सकता। तो जब पहला बम फोड़ने जा रहा हो तभी उसको पकड़ के मार डालो, 100 कैसे ही जो है वो फोड़ पाएगा। तो ऐसे ही कुछ नई नई दिक्कतें जो कि नई हो या कुछ पुरानी हो, है ना, तो ये सबको हमें देख के चलना है। नए नए इंस्टीट्यूशंस जो कि ऐसा लंबे लंबे रिस्पॉन्सेस दिखाते हैं, हमें इनको देख के चलना है कि भाई समझना है कि क्या आने वाली इनसे हमें मदद लेनी है, क्या आगे आने वाले कौन से थ्रेट्स हैं, क्या दिक्कतें आगे फ्यूचर में आ सकती हैं, किस एक्सटेंट तक आ सकती हैं। तो इन सब पे हमें अपना चेक रखना है, और दिक्कत के आने से पहले ही इसके खिलाफ हमें कोई कदम ज़रूर उठाना है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि फ्यूचर हो सकता है टेररिज्म का और ऑर्गेनाइज क्राइम का, और इस तरीके से हम इनके बढ़ते हुए जो इतना बवाल ये बढ़ा रहे हैं उसको हम रोक सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक इसके अंदर आता है यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज क्राइम एंड द प्रोटोकॉल्स के बारे में। आइए जानते हैं इसके बारे में। तो भाई देखो, शॉर्ट फॉर्म में अगर हम इसको बोलें तो शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे UNTOC, मतलब यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज क्राइम एंड दी प्रोटोकॉल्स। तो ये क्या है, ये यूनाइटेड नेशन के कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज क्राइम का समझ लीजिए प्रोटेक्ट करता है, गार्जियन है। मतलब ये जो ऑर्गेनाइज क्राइम कन्वेंशन का गार्जियन है। और जो 3 प्रोटोकॉल्स हैं, है ना, 3 प्रोटोकॉल्स के अंदर क्या है, ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स, स्मगलिंग ऑफ माइग्रेंट्स एंड ट्रैफिकिंग ऑफ फायर आर्म्स। मतलब यहाँ पे जो इंसानों की खरीद और खरीदारी और जिसको बेचते हैं, खरीद बेच जो होती है, या जो माइग्रेंट्स की स्मगलिंग होती है, और साथ ही साथ जो फायर आर्म्स की जो ये ट्रैफिकिंग होती है, जो ये इलीगल तरीके से हथियारों को इधर से उधर किया जाता है, ये 3 प्रोटोकॉल्स इसके अंदर आते हैं, है ना। अब यहाँ समझिएगा कि इकलौता ये इंटरनेशनल कन्वेंशन है। क्या है ये, यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज क्राइम। तो ये इकलौता ऐसा कन्वेंशन है इंटरनेशनल लेवल पे जो कि ऑर्गेनाइज क्राइम से डील करता है ना। और यही एक लैंडमार्क है, यही भाई दिखाता है पूरी इंटरनेशनली हर कम्युनिटी को यहाँ पे दिखाता है। और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म आप कह सकते हो जिसमें भाई सारी कंट्रीज मिलके यहाँ पे ट्रांसनेशनल जो भी ऑर्गेनाइज क्राइम हो रहे हैं उनसे यहाँ पे लड़ाई लड़ती हैं, है ना। और काफ़ी ज़्यादा यूनाइटेड नेशन का इसमें सपोर्ट भी है कि हम इस ऑर्गेनाइज क्राइम को ख़त्म करके रहेंगे। तो ये इसकी इम्पोर्टेंस है। अब ये जो कन्वेंशन था इसको अडॉप्ट किया गया था 50-50 सेशन में, यूएन के जो जनरल असेंबली थी उसमें। और ये 2000 की बात है जब इसको अडॉप्ट किया गया था, सर 2000 में। और ये फोर्स में कब आया, ये फोर्स में आया 2003 में, है ना। और इसमें कमिटमेंट वगैरह काफ़ी हिस्टोरिक, काफ़ी ऐतिहासिक कमिटमेंट थी इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर, ये कि हम यहाँ पे जो है वो ऑर्गेनाइज क्राइम से लड़ेंगे तो लड़ेंगे, है ना। तो इंटरनेशनल लेवल पे बस मुद्दे मुद्दे की बात ये रखिए कि 2003 में ये जो है फोर्स में आया, 2000 में ये सेशन में अडॉप्ट करा गया था। और इसका मेन मकसद क्या है, इंटरनेशनल लेवल पे इकलौता ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मकसद है कि हम यहाँ ऑर्गेनाइज क्राइम पे अपनी पकड़ पाएंगे और इसको ख़त्म करके रहेंगे। अब देखिए, ऑर्गेनाइज क्राइम कन्वेंशन जो है ये करता क्या है, ये स्टेट से कहता है ना, जो भी आपकी इस कन्वेंशन की पार्टी है ना, जो भी इस कन्वेंशन के अंदर आती हैं, जो भी सारी भी कंट्रीज आती हैं, उनसे ये कहता है कि देखो कि आप एक प्रॉपर एक फ्रेमवर्क बनाओ जिससे हम यहाँ प्रिवेंट करें, लड़ सकें ऑर्गेनाइज क्राइम से, है ना। और एक ऐसा प्लेटफॉर्म दो जिसमें आप एक साथ हमारे साथ मिल के काम करो, सब एक साथ हम लोग मिल के यहाँ पे काम करें, सो दैट कि हम चीज़ों को और अच्छे से टैकल कर सकें। हम्म। और ये सारी स्टेट जो है वो काफ़ी भाई एक ऐसे भाई साथ आएंगी, कमिट ये भी कसम खाती हैं कि हाँ ठीक है, हम भी आपका साथ देंगे। और जो भी काम करे जाते हैं इन ऑर्गेनाइज क्रिमिनल ग्रुप के द्वारा, जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग हो रहा है, करप्शन हो रहा है, या जो भी हो रहा है, या ये जो भी जस्टिस के मामले में ये लोग बहुत अड़ंगा लगाते हैं, तो इन सबको रोकने में हम आपका पूरा साथ देंगे। हम्म। तो जैसे ही स्टेट्स पार्टी बनती हैं इस यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज क्राइम की,
तो ये सारी जो स्टेट्स होती हैं, जो भी इसकी पार्टी बनती हैं, जो भी इसके अंदर आती हैं, उनको जो है वो एक्सेस मिल जाता है नए नए फ्रेमवर्क का, कि आपको कैसे ही लीगल तरीके से हम असिस्टेंट प्रोवाइड करेंगे कि आप क्या क्या कदम उठाइए जिससे आप अपने आप को और मजबूत बनाइए, आप अपनी इन्फोर्समेंट एजेंसीज को और मजबूत बनाइए, और आप अपने लेवल पे इन क्राइम से लड़ सकिए। उसके साथ स्टेट्स जो होती है ना, यहाँ पे बच्चों कसम भी खाती हैं कि हम ट्रेनिंग देंगे, प्रॉपर टेक्निकल असिस्टेंस देंगे अपने लोगों को, जिससे हम अपनी कैपेसिटी और बढ़ा सकें, और जो भी ऑर्गेनाइज क्राइम है, हम नेशनल अथॉरिटीज़ सारे मिलके इन ऑर्गेनाइज क्राइम से लड़ेंगे, इनको अपने यहाँ से भगाएंगे, और साथ ही साथ अगर किसी दूसरी स्टेट को ज़रूरत पड़ेगी तो उसका भी साथ देंगे। अगर कोई ज़रूरत पड़ेगी डेटा वगैरह की तो भी हम शेयर करेंगे, इससे रिलेटेड जो भी होगा, लेकिन हम इस ऑर्गेनाइज क्राइम को ख़त्म करके रहेंगे। तो इसका मेन मकसद यही है, और यही कहना भी चाहता है घुमा फिरा के हर एक शब्द में। अब जो पार्ट 1 में हम बहुत ज़्यादा पढ़ रहे थे मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में, इस पार्ट में हम कायदे से समझते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग होती क्या है। वहाँ तो हमने आपको ऊपर ऊपर से समझा दिया था, यहाँ हम थोड़ा सा अच्छे से आपको चीज़ें समझाने की कोशिश करते हैं। तो साफ शब्दों में अगर आपको बता दें कि ये मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, तो समझ लो भाई, काला धन सफेद करना ही मनी लॉन्ड्रिंग है। जब हम डर्टी मनी को क्लीन मनी बनाते हैं। अब डर्टी मनी क्या है? तो ऐसा पैसा जिसे गलत कामों से कमाया गया हो, जैसे ड्रग ट्रैफिकिंग से कमाया गया हो, किसी टेररिस्ट एक्टिविटी से कमाया हो गया हो, और उसको कैसा बना दो कि भैया बड़ा लीगल है पैसा, बड़ा अच्छा पैसा है, बड़े सही सोर्स से आया है। तो जब हम लोग ऐसे पैसे को, गंदे पैसे को जब साफ पैसे की तरह दिखाते हैं, या काले धन को जब हम यहाँ पे सफेद धन बनाते हैं, डर्टी मनी को क्लीन मनी बनाते हैं, दिखाते हैं कि ये बहुत ही क्लीन मनी है, तो इसको हम बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। और यही एक बहुत बड़ा स्टेप होता है, एक बहुत बड़ी जो है, कह सकते हो एक बहुत बड़ा कदम है, जिस वजह से ड्रग ट्रैफिकिंग जो है वो सक्सेसफुल होती है, और टेररिस्ट की इतनी सारी जो खतरनाक एक्टिविटीज़ हैं वो सक्सेसफुल होती हैं। अब देखिए, यहाँ पे अगर हम कनेक्शन की बात करें, अगर रिश्तों की बात कर लें, तो भाई मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म के जो ये कनेक्शन हैं, ये आपको थोड़े कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेंगे, है ना, थोड़े हौच-पौच से हैं, थोड़ा समझ नहीं आएगा क्या है। बट इनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इतने टाइम से चलती चली जा रही है ना, इसमें इनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए यहाँ होता क्या है कि ज़्यादातर लोग जो सपोर्ट करते हैं ऐसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को, अब सीधा-सीधा तो ये उनको चेक दे नहीं देंगे कि ये लो भैया आईएस 5 करोड़ रुपए का चेक ले लो और जाओ आराम से बम फोड़ो जाके इंडिया के ऊपर। ऐसा तो करेंगे नहीं। ये सीधा-सीधा बुला के तो चेक ना दे देंगे, और ना ही कहेंगे कि अरे अरे मसूद अज़हर ज़रा आना हमारे पास, हमको तुमको कुछ पैसा देना है बम फोड़ने के लिए। अब ऐसा तो करेंगे नहीं है। तो ये करते क्या हैं कि ये घुमा-फिरा के फंडिंग करते हैं। मतलब ऐसा चक्कर लगवा देंगे पैसे का कि पता ही नहीं चलेगा कि पैसा कहाँ से आया और किसको मिला। समझे? अब टेररिस्ट के पास कोई क्रेडिट कार्ड तो होते नहीं है, चेक्स वगैरह तो होते नहीं है कि ये गए और कहने लगे, ओह माय गॉड आई वांट टू स्वाइप माय एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड टू परचेज द वेपन्स, है ना? तो इनके पास कोई एक ऐसा क्रेडिट कार्ड वगैरह तो होता नहीं है खरीदने के लिए कि मुझे खरीदने हैं आर्म्स वगैरह, स्वाइप करना, थोड़ा प्लेन टिकट्स लेनी है, सिविलियन असिस्टेंस करनी है, तो ऐसा तो होगा नहीं, है ना? तो भाई ये जो है एक प्रॉपर प्लॉट बनाते हैं, एक प्रॉपर जो है दिमाग लगाते हैं, एक ऐसा प्लान ये तैयार करते हैं, और ये पैसा इस तरीके से देते हैं कि अथॉरिटी इसको ट्रेस ही ना कर पाए। इनके पास ऐसे पैसा आता है कि समझ ही नहीं आता कि पैसा किसने कहाँ लगाया था, और किस रास्ते से किसके किसके हाथ से होता हुआ ये इनको मिल गया। कि मतलब यहाँ बैंक अकाउंट में लगा रमेश जी के, और रमेश जी ने सुरेश जी को तो दिया, लेकिन सुरेश जी ने
उस पैसे को कैश करा लिया और कैश कराने के बाद उसकी ट्रेसिंग खत्म हो गई, क्योंकि कैश कराने के बाद अब सरकार थोड़ी ना नोटों के पीछे पीछे भाग रही होगी। कैश कराने के बाद वो लेके उस पैसे को पहुंची, जो है ये सुरेश भाई साहब गए और रवि के अकाउंट में लगा दिया। अब रवि ने उस पैसे को ट्रांसफर कर दिया किसी कंपनी में, उस कंपनी ने किसी और कंपनी को कर दिया, उस कंपनी ने फिर किसी और इंसान के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, और उस इंसान के अकाउंट से उसने कैश कराया और उसके बाद 4 लोगों के हाथ में दिया उस कैश को, और फिर कहीं आखिरी में जाके किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को वो मिला। तो इतना घूम जाएगा कि समझने में ही आप घूम जाओगे। समझ रहे हैं? तो इसलिए इतना प्लान्ड चीज़ें ये लोग करते हैं। और मनी लॉन्ड्रिंग का जो ये प्रोसेस होता है, यही एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू लोग, ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इनको बहुत पैसे का फ़ायदा होता है और ये अपनी चीज़ों को अंजाम दे पाते हैं। अब देखिए, ये जो प्रोसेस होता है ना, ये ऐसे नहीं होता, ये कुछ स्टेप में होता है। तो जो बेसिक स्टेप की अगर मैं बात करूं, तो ये 3 तरह के स्टेप में होता है, 3 स्टेप्स में होता है। सबसे पहला जो इसके अंदर स्टेप होता है, वो होता है प्लेसमेंट का। ठीक है? सबसे पहला स्टेप जो है, वो है प्लेसमेंट का। तो इस प्लेसमेंट वाले स्टेज में क्या होता है कि जो भी लॉन्ड्रर है, ये जो करता क्या है, जो ये डर्टी मनी है ना, जो गंदा पैसा है, इसे लीगल तरीके से लाने की कोशिश करता है और एक लीगल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में इस पैसे को लेकर आता है। ये कैसे लेकर आएगा इस पैसे को अब लीगल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में? ये कैश बैंक डिपॉजिट के फॉर्म में लाता है। ये कैश पैसे को बैंक में डिपॉजिट करवाता है। समझे? सबसे खतरनाक स्टेज यही होती है, क्योंकि इतना बड़ा, भाई अब ये कैश लगा रहे हैं, इतना बड़ा अमाउंट ऑफ कैश है, तो ये शक के दायरे में आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि बैंक ऐसे इतने हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन की जो है रिकॉर्डिंग कर लें और रिपोर्ट कर दें। तो सबसे खतरनाक स्टेज यही है, जब इस गंदे पैसे को, इस डर्टी मनी को सबसे पहले बैंक अकाउंट में किसी के लगाया जाता है, एक लीगल तरीके से सर्कुलेशन में लाने के लिए। तो सबसे खतरनाक स्टेज ये है, और इस स्टेज को पहली बोलते हैं प्लेसमेंट। अब दूसरी स्टेज की बात आती है, इस स्टेज को बोलते हैं लेयरिंग। लेयर समझते हैं ना, परत। तो ये स्टेज होती है लेयरिंग की। अब लेयरिंग में समझिए क्या होता है। अब इसमें क्या होता है कि जो पैसा है ना, इसमें पैसे को कई सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से गुजारते हैं। समझिए कि भैया, मैंने जैसे आपको बताया ना, इस अकाउंट से दूसरे अकाउंट में करा, अब दूसरे अकाउंट से किसी और अकाउंट में, तीसरे में, चौथे में, पांचवें में, छठे में, इतने अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया कि फालतू में कौन ही ट्रेस करे इसको, इस नौबत पे लेके आ जाते हैं। अब इसमें ऐसा हो सकता है कि बैंक टू बैंक ट्रांसफर हो जाए, मतलब एसबीआई में अगर लगाया गया है तो एसबीआई से एसबीआई में ट्रांसफर कर दें, या वायर ट्रांसफर भी कर सकते हैं। वायर ट्रांसफर, अगर आपका यूट्यूब पे अकाउंट है तो आपने देखा होगा कि दूसरे अगर कंट्री से आपको पैसा मंगवाना है तो आपको वायर, इसमें जो है वो कोड वगैरह लगता है ना? तो अब ये वायर ट्रांसफर होता है जब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में पैसा जाता है। तो वायर ट्रांसफर भी हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट नेम से डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में हो सकता है, या डिपॉजिट हो जाएगा, फिर विड्रॉल कर लेंगे, है ना, फिर किसी और अकाउंट में डिपॉजिट कर देंगे, ताकि उस पैसे की करेंसी चेंज होती चली जाए, तो पैसा समझ ही में नहीं आएगा। या फिर काफ़ी महंगी महंगी उससे चीज़ें खरीद लेंगे, बोट्स खरीद लेंगे, घर खरीद लेंगे, कार खरीद लेंगे, डायमंड्स खरीद लेंगे, तो अब वो खाली कैश के फॉर्म में तो रह नहीं गया, अब उसका फॉर्म चेंज हो गया, अब वो मटेरियल के फॉर्म में आ गया। समझ रहे हैं? सबसे कॉम्प्लेक्स स्टेप यही है इस स्कीम का पूरी, कि इस डर्टी मनी को ऐसा बना दो कि इसको ट्रेस ही ना करा जा सके कि आखिरकार ये कहाँ से निकला था। क्लियर है? अब आती है तीसरी स्टेज, और तीसरी स्टेज कहती है इंटीग्रेशन। क्या है? इंटीग्रेशन। अब देखो भाई, इस स्टेज में क्या होता है, अब इस स्टेज में जो पैसा है, अब इसको फिर से मेन स्ट्रीम जो इकोनॉमी चल रही थी, उस सर्कुलेशन में लाया जाता है एक लीगल तरीके से। ऐसा लगता है कि बड़ा ही लीगल पैसा है, बड़ा ही अच्छा साफ सुथरा पैसा है, और ऐसा लगता है कि एक बड़े ही लीगल ट्रांजेक्शन से इसको लाया गया है, इसमें कोई भी ब्लैक मनी, कोई भी काला धंधा इन्वॉल्व नहीं है ना? अब क्या हो सकता है इसमें? ऐसा हो सकता है कि फाइनल बैंक ट्रांसफर हो जाए, है ना, फाइनल बैंक ट्रांसफर हो जाए अकाउंट में, किसी लोकल बिजनेसमैन है उसके अकाउंट में आ जाए, और भाई कैसे, इतना घूमने जाने के बाद जो लॉन्ड्रर है जिसने इस काले धन को लाया था, इतना कॉम्प्लेक्स बनाया था, वो
इसी पैसे को किसी बिजनेस में, किसी लोकल बिजनेस से इन्वेस्ट करता हुआ दिखा रहा है और ऐसा दिखा रहा है कि मैं देखो मैं इस बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, इसके बदले मेरा कुछ जो भी इस बिजनेस से प्रॉफिट होगा वो मुझे मिलेगा। समझे? तो पहली चीज तो सेकंड वाली लेयरिंग वाले स्टेप में चीजें इतनी कॉम्प्लेक्स हो गई कि समझना ही मुश्किल हो गया कि पैसा आया कहाँ से। अब उस पैसे को बिजनेस में इन्वेस्ट करता दिखा दिया गया कि हम तो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और हम इससे प्रॉफिट लेंगे। तो अब इस पॉइंट पे क्या होता है, क्रिमिनल इस पैसे को यूज कर सकता है बिना पकड़े। पकड़ा जाएगा ही नहीं, काफी मुश्किल हो जाता है ऐसे टाइम पे ऐसे लॉन्डर को पकड़ना, क्योंकि यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट है ही नहीं कि पैसा ये कहाँ से आया, पिछला पैसा किसका था। वो कहेगा मेरा पैसा था, क्या कर लोगे भाई तुम इसमें। तो इंटीग्रेशन की स्टेज बहुत टफ हो जाती है। फिर चौथे नंबर पे आता है मामला राउंड ट्रिपिंग का। अब देखिए, एक नया और एक मेजर जो है रास्ता निकल के आया है, जिससे जो पैसा है, जो पैसा लॉन्डर्ड हो रहा है इंडिया के अंदर, ये राउंड ट्रिपिंग के थ्रू हो रहा है। राउंड ट्रिपिंग है ना, गोल गोल ट्रिपिंग, राउंड ट्रिपिंग के थ्रू। अब देखो भाई, इस प्रोसेस में होता क्या है, इस प्रोसेस में ये जो ब्लैक मनी है, जो काला धन है, जो जनरेट होता है इंडिया के अंदर, इसको ट्रांसफर कहाँ करते हैं, टैक्स हेवन कंट्रीज में। टैक्स हेवन कंट्रीज अभी आपको बताते हैं क्या है ना, ये स्विट्जरलैंड जैसी कंट्रीज में करते हैं। अब देखो भाई, टैक्स हेवन कंट्रीज वो कंट्रीज होती हैं जो काफी, जिनके जो कॉर्पोरेट लॉज होते हैं ना, जो कंपनी को लेके इनके लॉ होते हैं, वो काफी कमजोर होते हैं, है ना। ये मतलब इतना जो है स्ट्रिक्ट लॉस नहीं बनाती कंपनी के रेफरेंस में। साथ ही साथ ये जो टैक्स लगाती हैं कंपनीज के ऊपर, टैक्स रेट इनके काफी कम होते हैं। तो अब क्या होता क्या है, जहाँ पे टैक्स रेट काफी कम होंगे, अब मान लो इंडिया के अंदर कोई टैक्स रेट है बहुत हाई वैल्यू का, मान लो आपके प्रॉफिट पे 50% सरकार ले रही है, और टैक्स हेवन जो कंट्रीज हैं उनके अंदर प्रॉफिट के सिर्फ और सिर्फ 7% ले रही है सरकार। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग अपना पैसा लगा देते हैं, इस ब्लैक मनी को जो है ऐसी टैक्स हेवन कंट्रीज में इन्वेस्ट कर देते हैं। समझ रहे हैं, ऐसे एक कंपनी जो है सेटअप करते हैं ऐसी टैक्स हेवन कंट्रीज में, और उस कंपनी में की सारा काला धन लगा देते हैं। इतनी बात समझ में आई। अब क्या होता है, जो ब्लैक मनी है, अब इसको व्हाइट मनी की तरह दिखाने लगते हैं कि भैया देखो ये तो एक नंबर का पैसा है मेरा। और उसके बाद अब देखो समझो, मान लो स्विट्जरलैंड की बात है, अब इस काले धन को स्विट्जरलैंड में एक कंपनी खोली गई और उस कंपनी में पैसा लगा दिया गया बड़ा लीगल मनी दिखा के, और अब यहाँ से उसी पैसे को यहाँ पे वापस इंडिया में भेजा और दिखाया कि ये तो एफडीआई है, मतलब फॉरेन इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हम इंडिया के अंदर। ठीक है, अब जो भी प्रॉफिट इनको इंडिया से मिला इस इन्वेस्टमेंट्स की वजह से, जो इन्होंने दिखाया कि हम यहाँ से फॉरेन इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, एफडीआई कर रहे हैं, तो जो भी पैसा इंडिया से इनको प्रॉफिट के तौर पे मिला, ये फिर से उसी टैक्स हेवन कंट्रीज में लेके चले जाते हैं और इंडिया में कोई टैक्स देते ही नहीं, क्योंकि यहाँ एफडीआई के लिए तो नॉर्म्स वहाँ काफी इजी कर रखे हैं हमारी सरकार ने। तो क्या करते हैं ये लोग कि यहाँ से पैसा लगाएंगे इंडिया के अंदर, और इंडिया से जो भी प्रॉफिट पाएंगे उस प्रॉफिट को वापस इसी टैक्स हेवन कंट्री में ले जाएंगे, और इंडिया में तो कुछ इनको टैक्स देना ही नहीं पड़ता है। हम्म। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपने देखा है कि डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट के अंदर यहाँ पे 2 बार टैक्स नहीं लगा सकती है। हमारे यहाँ क्या लॉ है कि डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट के अंदर यहाँ पे हमने ये है कि 2 बार टैक्स नहीं लगाया जा सकता पैसे पे, तो इंडिया पे इनको टैक्स देना नहीं पड़ता, और यहाँ पे अगर ये इस टैक्स हेवन कंट्री में ये टैक्स दे रहे हैं तो क्या दिक्कत है, एक नॉमिनल रेट का टैक्स दे रहे हैं, कम से कम 50% तो नहीं दे रहे हैं ना, 6-7% दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हैं। तो ये एक बहुत तगड़ा तरीका होता है इनके लिए मनी लॉन्ड्रिंग का। इससे ये लोग बहुत जो है यूज़ कर लेते हैं, ये जो लूप होल्स का फ़ायदा उठाते हैं स्टॉक मार्केट के, कैपिटल मार्केट के, इन्वेस्टमेंट्स के। ये सब जो इन्वेस्टमेंट्स करते हैं ना, पी नोट्स के, मतलब पार्टिसिपेटरी नोट्स के, उससे ना, ये हम आपको समझाएंगे पार्टिसिपेटरी नोट वगैरह इकोनॉमी में समझाएंगे क्या होते हैं। तो इसके थ्रू बड़ा फ़ायदा इनको मिलता है। और जर्नलिस्ट थे परंजॉय गुहा ठाकुरता, इन्होंने काफ़ी नए नए तरीके को एक्सपोज भी करा था मनी लॉन्ड्रिंग के, और अपनी डॉक्यूमेंट्री में इन्होंने एक्सपोज किया था। डॉक्यूमेंट्री का नाम था अ थिन डिवाइडिंग लाइन, पढ़िएगा ज़रूर, देखिएगा। तो भाई ऐसा कुछ चीज़ रही। तो हमने यहाँ पे आपको, आई होप मनी लॉन्ड्रिंग का तो प्रोसेस आपको समझ में आई क्या होगा, जैसे मैंने आपको समझाया। अब चीज़ें थोड़ी और आगे बढ़ाएं और आपको समझाएं कि ये मनी लॉन्ड्रिंग के क्या नुकसान होते हैं, क्या इफेक्ट्स होते हैं मनी लॉन्ड्रिंग के। तो देखिए, क्रिमिनल्स जो ये हैं,
ये जो लॉन्डर होते हैं किसी भी जगह पे, है ना, बिटवीन 500 बिलियन डॉलर से लेके 1 ट्रिलियन डॉलर तक के लिए पूरे वर्ल्ड में हर साल ऐसा पैसा जो है मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू लॉन्डर करते हैं। समझे कि नहीं समझे आप? इतने बड़े लेवल का, मतलब सुन के आंखें बाहर आ जाएं कि 500 बिलियन से लेके, मतलब 500 बिलियन डॉलर से लेके 1 ट्रिलियन डॉलर तक, समझ रहे हैं? अब ये ग्लोबल इफेक्ट इनका काफी चीजों पे होता है, पूरे वर्ल्ड में, ऐसा नहीं है सिर्फ इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में दिक्कत देखने को मिलती है, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो इकोनॉमिक हो, चाहे वो सिक्योरिटी हो, हर टर्म में दिक्कत देखने को मिलती है। आइए आपको समझाते हैं किस तरीके से। सबसे पहले आपको सोशल एफेक्ट समझाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, सोशियो कल्चर एंड जो है स्पेक्ट्रम का, उसको जानते हैं। सक्सेसफुली अगर मान लीजिए लॉन्ड्रिंग, जो सक्सेसफुली लॉन्ड्रिंग मनी है, इसका मतलब होता है कि क्रिमिनल एक्टिविटी जो है एक्चुअली काम कर गई। अगर सही से लॉन्ड्रिंग हो गई है तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि क्रिमिनल एक्टिविटी जो इन्होंने शुरुआत करी थी वो काम हो गया और सक्सेसफुल ये हो गए। और एक बार ये सक्सेसफुल हो गए अपने कामों में, तो ये ऐसी स्कीमें बार बार लाएंगे। क्यों? क्योंकि इनको इससे फायदा हो रहा है। तो इसका मतलब ज़्यादा फ्रॉड करने लग जाएँगे, ज़्यादा ऐसे काम करेंगे जिससे जो है ये और ऐसा पैसा कमाएँ, और ज़्यादा टोपी इधर की उधर करने लग जाएँगे, है ना? ज़्यादा से ज़्यादा अब क्या होने लग जाएगा, वर्कर अपने पेंशन खोएँगे, क्योंकि भैया बात क्या है, इतने जब ये कॉर्पोरेशन के थ्रू ऐसे काम कर रहे हैं उल्टे-सीधे, भाई एक कंपनी बना रहे हैं और कंपनी के थ्रू ही ये जो है अपना दिखा रहे हैं, प्रॉफिट मिल रही है, कंपनी तो फेक है। तो भाई यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा पेंशन का लॉस होगा, ज़्यादा कॉर्पोरेशन कोलैप्स होंगे, तो इनको दिक्कत होगी, वर्कर्स को बहुत दिक्कत होती है। अब इससे अगर ये ज़्यादा ड्रग्स लेकर आएँगे, ड्रग्स से इनको फ़ायदा हो रहा है, अगर ड्रग्स खरीदते रहेंगे, तो जनता यहाँ पे और बीमार पड़ती जाएगी, उनकी हेल्थ को इश्यूज़ होगा, ड्रग रिलेटेड क्राइम बढ़ेंगे, लॉ एनफोर्समेंट रिसोर्सेज़ और बढ़ेंगे, है ना? मतलब एक ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ेंगे, तो यहाँ पे लोगों की जो है मोरल का यहाँ काफ़ी ज़्यादा कमी देखने को आपको मिलेगी, क्योंकि लोग एक लीगल बिज़नेस करने से यहाँ पे डरेंगे कि भैया पता नहीं हमारे साथ क्या हो जाए कल को। समझ रहे हैं? कि भैया जो लॉ नहीं तोड़ रहे हैं उनके साथ भी दिक्कत होगी, क्योंकि यहाँ पे बड़ी ही लीगली चीज़ों को दिखाया जाएगा कि तो बड़ी लीगल कंपनी थी, लेकिन वही कंपनी धोखा दे रही है। तो यहाँ पे जो सच में सही इंसान होगा, वो इंसान भी यहाँ इस झमेले में पड़ जाएगा, और यहाँ पे क्या कहते हैं, उसके साथ भी ये होगा कि वो भी कानून तोड़ रहा है, वो भी अंदर चला जाएगा, है ना? तो ये सब बड़ा दिक्कत होने लग जाएगी, क्योंकि उनको लगेगा कि ये भी वैसे ही प्रॉफ़िट ले रहे होंगे। तो वही है ना कि एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है, तो ये देखने को दिक्कतें मिलेंगी ही मिलेंगी। अब बात आती है इकोनॉमिक इफ़ेक्ट्स की, कि इकोनॉमिकली क्या दिक्कत देखने को मिलेगी। तो देखिए, इकोनॉमिक तो बहुत बड़े लेवल पे, क्योंकि सारा गेम है यहाँ पे पैसे का, और पैसे का गेम है तो इकोनॉमी को ज़रूर अफेक्ट पड़ेगा, खासकर डेवलपिंग कंट्री जैसे हमारी इंडिया है, उसको काफ़ी ज़्यादा पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अभी भी हमारे यहाँ की सरकार जो है वो जूझ रही है ऐसे रेगुलेशन लेकर आए, है ना? क्योंकि अभी उनकी जो भाई फाइनेंशियल सेक्टर है वो प्राइवेटाइज करने की कोशिश कर रही हैं, और अभी यहाँ पे कमज़ोर है हमारा वो वाला पार्ट। तो इस कमज़ोरी का ये लोग बहुत फ़ायदा उठाते हैं और उसी को ही टारगेट बनाते हैं। अब देखिए, दूसरे कुछ इश्यूज भी हैं जो पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी झेल रही है, जैसे कि कुछ इकोनॉमिक पॉलिसी में गलतियां हैं, दिक्कतें हैं, जिसकी वजह से होता क्या है कि ये जो फाइनेंशियल सेक्टर है उनमें इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। इनकी वजह से इतना पैसा एक्स्ट्रा आ जाएगा अगर, तो इन्फ्लेशन भी तो बढ़ेगा। अब वो पैसा तो जो है वो गलत यूज़ में चला गया, लेकिन वो इन्फ्लेशन दे के चला गया। समझ रहे हैं? बहुत इतने ज़्यादा लेवल पे अगर ये 2 नंबर का पैसा आ जाएगा किसी पर्टिकुलर एरिया में, तो यहाँ पे फालतू की डिमांड बढ़ जाएगी। अरे मार्केट में अगर बहुत ज़्यादा पैसा आ जाए तो क्या होगा? डिमांड बढ़ जाएगी, गुड्स उतने ही हैं। रिज़ल्ट क्या होता है? इन्फ्लेशन हो जाएगा, राइज़ इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज़। समझ रहे हैं ना? तो लॉन्ड्रिंग का जब प्रोसेस चल रहा होता है, एक सर्टेन पॉइंट पे पहुंच जाता है, अगर लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिशियल्स हैं, अगर ये अपना इंटरेस्ट दिखाने लग जाए कि जो सारा पैसा है वो कहाँ से आया है, क्या है, और अचानक से पैसा सारा गायब हो जाए, ठीक, तो इससे क्या होगा? सबका सब बर्बाद हो जाएगा ना। अब समझो मेरी बात को, कैसे हो जाएगा? भाई पैसा आ गया अचानक से मार्केट में ढेरों, डिमांड बढ़ गई बहुत ज़्यादा, ठीक है? अब गुड्स उतने ही थे, तो उससे क्या हुआ कि राइज़ हो गया प्राइसेज़ में, मतलब मार्केट में आ गया इन्फ्लेशन। अब यहाँ पे इस पे नज़र गई अथॉरिटीज़ की, उन्होंने कहा ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? उन्होंने एक प्रॉपर लॉ लाया, जब तक के लिए चीज़ों को कंट्रोल करने की बात करी, तब तक के लिए जैसे वो लॉ वो लेकर आए, सिस्टम कंट्रोल करने की सोची ही थी कि अचानक से पैसा हो गया गायब।
अब पैसा गायब हो गया और जो लॉ लेकर है वो फिट बैठा नहीं, और इससे जो मार्केट का पूरा फाइनेंशियल सेक्टर चल रहा था वो अचानक से बर्बाद हो जाएगा, है ना। तो ये होता है सीन। अब कुछ प्रॉब्लम्स देखिए बहुत बड़े लेवल पे हो जाती हैं, है ना, जैसे कि टैक्स की प्रॉब्लम। सरकार को टैक्स का बहुत लॉस हो जाता है, छोटे छोटे बिजनेस के साथ कंपटीशन, ये बहुत बड़ी दिक्कत है। अब जो ये लॉन्ड्रिंग मनी होता है, लॉन्ड्रेड मनी जो होता है, ये टैक्स इस पे नहीं लगा होता, है ना। मतलब यहाँ पे बाकी सारा जो है, अब देखो बाकी अगर देखें तो बाकी सब टैक्स दे रहे हैं, इसमें टैक्स लगा नहीं है, मीनिंग जो रेस्ट ऑफ अस अल्टीमेटली हैव टू मेक अप द लॉस इन द टैक्स रेवेन्यू। बाकी सारा जो है भाई, अब देखो पैसा है बहुत सारा मार्केट में, अब इस पैसे पे टैक्स ही नहीं सरकार को मिला, तो एक तरीके से टैक्स का लॉस हुआ ना सरकार को, ये वाली बात तो है ना यहाँ। और एक लीगल और एक छोटा बिजनेस, ये ऐसे मनी लॉन्ड्रिंग वाले बड़े बिजनेस से लड़ भी नहीं सकता। क्यों नहीं लड़ सकता? क्योंकि देखिए उसकी जो कॉस्ट आ रही थी, मान लो वो पेन बना रहा है, उसकी कॉस्ट आ रही है 5 रुपए की, और वो सस्ते से सस्ता बेचेगा तो कम से कम 6 या 7 रुपए का तो बेचेगा ना। लेकिन एक ऐसा बिजनेस जिसके अंदर इलीगल पैसा लगा है, जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता कॉस्ट क्या आ रही है क्या नहीं आ रही, अगर उसकी कॉस्ट 10 रुपए भी आ रही है और वो उसको 8 रुपए में बेचे दे रहा है, तो उसको क्या मतलब है, वो तो अपना पैसा एक नंबर में कर रहा है ना। तो इससे क्या होगा कि जो लीगल बिजनेस है, जो सच में अपना काम कर रहे हैं, जो मेहनत से काम कर रहे हैं, उनका सामान नहीं बिकेगा और ये बेचारे बर्बाद होते चले जाएंगे, और आखिरी में ये तो खैर फेक कंपनी थी तो चली जाएगी, और कंट्री को एक बहुत बड़ा लॉस झेलने को मिलेगा। समझ रहे हैं? तो ऐसा कुछ होता है और यही सारी दिक्कतें हैं, जिसकी वजह से मनी लॉन्ड्रिंग इकोनॉमिक और सोशल इफेक्ट बहुत ज़्यादा दे के चली जाती है। अब चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में। ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग, इसे बोलेंगे TBML। तो देखिए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, तो आप जानते होंगे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स पाकिस्तान अच्छा खासा न्यूज़ में रहता है, ग्रे लिस्ट बैक लिस्ट इसकी होती है। तो भाई फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने डिफाइन करा है टैक्स बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग को, डिफाइन करा है टैक्स बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग को, सॉरी आई एम सो सॉरी, ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग को क्या डिफाइन करा है कि एक ऐसा तरीका है, एक ऐसा प्रोसेस है ऑफ डिस्गाइजिंग द प्रोसीड्स ऑफ क्राइम एंड मूविंग वैल्यू थ्रू द यूज ऑफ ट्रेड ट्रांजैक्शन इन एन अटेम्प्ट टू लेजिटिमाइज देयर इलिसिट ओरिजिन। मतलब एक ऐसा तरीका जिससे जो ये क्रिमिनल एक्टिविटीज से कमाया गया पैसा जो है, उसे इस तरीके से ट्रेड ट्रांजैक्शन में डाला जाए कि वो लीगल दिखने लग जाए, और उसका ओरिजिन जो हो वो इलीगल हो लेकिन वो दिखने लीगल लग जाए। तो अगर हम कुछ सिंपल से शब्दों में आपको समझाएं तो TBML मतलब ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ट्रांसफर होता है या पैसा इधर से उधर होता है ट्रेड ट्रांजैक्शन के थ्रू, मतलब बिजनेस के थ्रू यहाँ पे पैसा इधर से उधर हो रहा है, और वो इलीगल पैसा है, उसे 2 नंबर के पैसे को 1 नंबर में दिखाया जा रहा है। मतलब ये कैसे कर सकते हो? जब आप मिस रिप्रेजेंट करो, गलत तरीके से प्राइस को, क्वांटिटी को या क्वालिटी को दिखाओ इंपोर्ट की या एक्सपोर्ट की। समझे? अब इंपोर्ट एक्सपोर्ट में कैसे होता है, आइए आपको समझाते हैं। तो देखिए कुछ तरीके होते हैं इस ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग के। जैसे सबसे पहले आपको पहला तरीका मैं बताना चाहूंगी। पहला होता है ओवर इनवॉइसिंग एंड अंडर इनवॉइसिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो जैसा अगर पॉइंट कह रहा है ओवर इनवॉइसिंग, मतलब या तो दाम ज्यादा लगा दिए, है ना, बिल ज्यादा का बनवा लिया या बिल कम का बनवा लिया गुड्स और सर्विसेज का। देखिए कैसे हो रहा है, ये बहुत पुराना मेथड है ना, फ्रॉड तरीके से लोग करते हैं और बॉर्डर में अपना सामान इधर से उधर कर देते हैं। और आज भी ये इतना पुराना तरीका आज भी कारगर है, आज भी बहुत लोग इसका यूज करते हैं। अब मेन जो एलिमेंट है, जो टेक्निक है इसकी, वो ये है कि प्राइस में गड़बड़ी दिखाना। जो गुड्स और सर्विसेज के जो दाम है उसमें या तो उन्हें बढ़ा के दिखाना और या तो उन्हें घटा के दिखाना, जिस तरीके का भी उनको मौका मिल रहा है या जिस तरीके का भी उनको दिखाने का वो सोच रहे हैं। तो एडिशनल वैल्यू दिखा देंगे या कभी डिमिनिश करके दिखा देंगे, जैसा भी इंपोर्टर और एक्सपोर्टर के बीच में यहाँ पे मामला चल रहा है। अब देखिए ओवर इन्वॉइसिंग के टाइम पे क्या होता है, अगर ओवर इन्वॉइसिंग एक्सपोर्ट का हो रहा है, ओवर इन्वॉइसिंग ऑफ एक्सपोर्ट, इसमें क्या होता है, सबसे ज़्यादा ये कॉमन है, ये ट्रेस बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग टेक्निक होती है जिसमें पैसे को इधर से उधर करते हैं। कैसे कर रहे हैं? ओवर कर। अब देखो समझो कैसे हो रहा है। अब मान लो यहाँ पे
5 रुपए की चीज बन रही थी, क्लियर है। अब इसको दिखा दिया गया कि ये चीज 10 रुपए की बन रही है, ठीक। और इस चीज को हमने यहाँ पे बेचा किसी एक पर्टिकुलर बंदे को 10 रुपए में, ठीक है। अब चीज तो 5 रुपए की थी, लेकिन हमने इसको 10 रुपए की बेच दी। हमें 5 रुपए में सब कुछ मिल रहा था, प्रॉफिट वगैरह सब। 10 रुपए में इसलिए बेचा कि अब ये जब पैसा यहाँ पे ट्रांसफर करेगा तो ये 10 रुपए के हिसाब से ट्रांसफर करेगा। तो इसमें जो ये पर पीस 5 रुपए एक्स्ट्रा है, अब मान लो लाखों पीस हैं, तो ये 5 रुपए के हिसाब से जो लाखों पीसों का जो एक्स्ट्रा अमाउंट आ गया, वो आ गया ना इसके पास में। तो एक तरीके से ये डर्टी मनी साफ तरीके से क्लीन मनी बन के हमारे देश में एंटर कर गया, समझ रहे हैं। तो ये कोई प्रॉफिट ऑफिट नहीं था, ये पैसा को यहाँ लाने का बहुत ही आसान तरीका था। तो इसमें ये फैक्ट दिखाता है ना कि मेन फोकस क्या होता है कि भैया कि जो सबसे ज़्यादा कस्टमर एजेंसी जो होती हैं वो इंपोर्ट रोकें इस तरीके की चीज़ों का, है ना, और इंश्योर करें कि इंपोर्ट ड्यूटी प्रॉपर तरीके से कलेक्ट हो। क्योंकि ये लोग क्या करते क्या है, कोई बात नहीं, अब इंपोर्ट ड्यूटी जो जितनी लग रही है, हम दाम इतने ज़्यादा लगा देंगे किसी भी गुड के कि उसका पैसा आप प्रोवाइड करोगे, और जो एक्स्ट्रा पैसा होगा वो फालतू ही तो है, वो वहां तक कैसे जाएगा, वो इसी तरीके से चला जाएगा, समझे। तो बड़ा दिमाग लगाते हैं ये लोग। दूसरा ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग का तरीका होता है मल्टीपल इनवॉइसिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब समझो ये टेक्निक में होता क्या है कि ये फंड्स जो है इसकी लॉन्ड्रिंग करते हैं, इसमें एक से ज्यादा बिल बना देते हैं, एक से ज्यादा इनवॉइस बना देते हैं और सेम ट्रांजैक्शन होता है। अब समझ करो आप कि आपने कोई सामान खरीदा, मान लो आप राशन लेकर आए और राशन 10,000 रुपए का था, एक बिल आपको मिला, आपने 10,000 रुपए उस बंदे को पे कर दिए। लेकिन अगर वही वो 3 बिल दे दे आपको 10,000 रुपए के, तब क्या करोगे आप? तो आप तो कहोगे कि अरे, आप तो कहोगे कि एक ही बार देंगे, लेकिन यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं, इन तीनों बिल का पैसा पे करेंगे। तो 10,000 देने थे और दे कितने दिए, 30,000 रुपए। तो ये जो 20,000 है ये तो एक्स्ट्रा जा रहा है ना, तो ये पैसा ट्रांसफर कर दिया इन्होंने चुप्पे से इसकी आड़ में, समझ रहे हैं। तो सेम गुड और सर्विसेज को एक से ज्यादा बार पे कर देते हैं, और इससे क्या होता है कि टेरर फाइनेंसिंग हो जाती है, मतलब मल्टीपल पेमेंट उनको मिल जाते हैं, कई बार मिल जाते हैं, समझ रहे हैं। ओवर इन्वॉइसिंग और अंडर इन्वॉइसिंग के विपरीत यह समझने वाली बात है कि यहाँ पे देर इज नो नीड फॉर द एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर टू मिस रिप्रेजेंट। यहाँ पे प्राइजेस को अलग नहीं करते कि 5 रुपए की चीज जो है वो 15 रुपए की दिखा रहे हैं, ऐसा ये लोग यहाँ नहीं करते। यहाँ क्या करते हैं, उसी बिल जो है वो बिल को 2-3 बार बना देंगे। अब 4-5 बार 2-3 बार जैसे भी मल्टीपल इन्वॉइसिंग बना दी, और सामने वाले ने पे जो है वो मल्टीपल इन्वॉइसिंग का पैसा पे कर दिया। मतलब 10,000 के 5 बिल बना दिए और सेम चीज के लिए, और सेम उसने 50,000 रुपये पे कर दिए। तो 10,000 रुपये तो ठीक थे, जेन्युइन चीज थी, बाकी 40,000 रुपये फ्री फंड का एंटर कर गया कंट्री के अंदर, समझे। ये दिमाग लगाते हैं। तीसरा क्या तरीका निकालते हैं कि ओवर शिपमेंट एंड अंडर शिपमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब देखिए, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट प्राइजेस के कर रहे थे, इसके साथ अब ये लोग क्या करते हैं कि ओवर स्टेट करते हैं या अंडर स्टेट करते हैं गुड्स की क्वांटिटी को भी। मतलब गुड्स को या बढ़ा के दिखा देते हैं कि गुड्स बहुत ज़्यादा शिप हो रहे हैं, गुड्स या सर्विसेज, या बहुत कम दिखा देते हैं, समझते हैं। बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम केस में एक एक्सपोर्टर जो है वो शिप नहीं करता कोई भी गुड, बट सिंपली क्या करता है, कोल्यूट करता है विद एन इम्पोर्टर, और इंश्योर करता है कि सारी शिपिंग और कस्टम डॉक्यूमेंट जो हैं वो हों, और सो कॉल्ड फैंटम शिपमेंट हो। मतलब अभी आपको समझाते हैं। अब पूरे डॉक्यूमेंट तैयार कर लिए गए कि भैया हम यहाँ पे आपको 1 लाख पीस जूते दे रहे हैं, शूज दे रहे हैं, ठीक है। प्रॉपर तरीके से ऐसा दिखाया गया कि 1 लाख जूते जा रहे हैं, ठीक है, शूज जा रहे हैं। अब उसके लिए सारे डॉक्यूमेंट भी हैं कि 1 लाख जूते हैं, फला फला रेट के हिसाब से हैं, इनको ये एक्सपोर्टर है, ये इम्पोर्टर है, डॉक्यूमेंट तैयार है। लेकिन इसके अंदर जूते तो जा ही नहीं रहे हैं, समझ रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ ये इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि पैसा आ जाए, फैंटम शिपमेंट इसको बोलते हैं। मतलब भूतिया, इसके अंदर क्या है, बैंक से दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है उनको पता ही नहीं चलेगा कि आखिरकार ये हो क्या रहा है ना। गया भी कि नहीं गया, सामान गया भी कि नहीं गया, बस कह दिया गया, उन्होंने कहा हाँ हमने उतार लिया वहां, लो उसका पेमेंट करो, अब लो भैया उसका पेमेंट हम कर रहे हैं। समझ रहे हैं तरीके कितने खतरनाक है, सीख मत जाइएगा, करने मत लगिएगा, ठीक है। उसके बाद चौथा और ये जो तरीका होता है
एक तरीका ये है फॉल्सली डिस्क्राइब्ड गुड्स एंड सर्विसेज। अब देखिए इतना कुछ तो हमने समझ ही लिया। अब मनी लॉन्डर क्या कर सकता है, मिस रिप्रेजेंट कर सकता है क्वालिटी को भी या गुड के टाइप को, सर्विस के टाइप को भी। जैसे आपको समझाते हैं कि एक एक्सपोर्टर ऐसा हो सकता है कि वो रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव गुड शिप कर दे, मतलब बहुत ही सस्ता वाला सामान जो है वो शिप उसको कर दे, है ना, और उसकी गलत सलत जो है उसका बिल बना के दे दे कि भैया ये बहुत महंगा सामान था, बहुत आइटम बहुत महंगा था, है ना, या पूरा तरीके से एक डिफरेंट आइटम है, बहुत ही अलग चीज़ है। या ऐसा भी करते कि देखो दो तरीके हैं, एक ये कि या तो एक सड़ा गला जो है सामान दे दे और कहे कि इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव वर्ल्ड क्लास आइटम हमने आपको भेजा है तो उसका पैसा हमको चाहिए, या तो फिर ऐसा करे कि बिल किसी और चीज़ का बनाए और भेजे कुछ और। समझ रहे हैं? तो ये दो तरीके हो सकते हैं। इससे क्या होता है कि भाई जो दिख रहा है सामने वो है नहीं, जो डॉक्यूमेंट में है वो एक्चुअली है नहीं, और जो शिप हो रहा है वो अलग ही चीज़ है। समझ रहे हैं ना? तो डिस्क्रिप्शंस वगैरह सब इसके गलत होते हैं, और जो दिखावे की सब चीज़ें होती हैं वो अलग होती हैं। और जो है इससे प्रॉपर इसमें सब कुछ बैठते हैं लोग, भई फाइनेंशियल एडवाइस ली जाती है, कंसल्टिंग सर्विसेज से मार्केट रिसर्च करा जाता है, कैसे हम ये काम कर सकते हैं, धोखाधड़ी कैसे दे सकते हैं, है ना? तो ये जनरली जो केसेस होते हैं ना आपके ओवर इनवॉइसिंग के, अंडर इनवॉइसिंग के, ये इसी तरीके से बनाए जाते हैं कि हम टैक्स का फ़ायदा उठा सकते हैं, कस्टम्स वगैरह के प्रॉपर फ्रॉड कर सकते हैं। तो इतने सारे तरीके हैं जिससे ये लोग टैग ट्रेड बेस करते हैं। भगवान जाने इन लोगों ने सब दिमाग लगाए कैसे थे, मुझे तो समझ ही में नहीं आता है। इतने बड़े लेवल पे पैसे के लिए भागा ही करते हैं ये लोग। खैर, इस पार्ट का एक आखिरी और टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के बारे में। अब भैया इतना कुछ करोगे तो कुछ ऐसे स्टेप्स भी तो लेने पड़ेंगे ना जिससे इस मनी लॉन्ड्रिंग को रोका जा सके। तो ये प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट एक ये क्रिमिनल लॉ है। ये 1 जुलाई 2005 से आया हुआ है। अब इस एक्ट के अंदर क्या था कि मनी लॉन्ड्रिंग को लिंक करा गया था टू द प्रेडिकेट शेड्यूल ऑफेंसेस, है ना, और ये कहा गया था कि अगर आप मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं तो इससे आपको सज़ा आपको दी जाएगी। ठीक है, तो ऐसा कुछ बात थी। और अभी मैं बताऊं तो इसके अंदर कुछ 156 ऑफेंसेस आ रहे हैं जो कि 28 डिफरेंट डिफरेंट स्टैट्यूट्स के हैं, और ये आपके इसके अंदर रखे गए हैं पीएमएलए, मतलब प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर। अब देखिए एक बार एजेंसी को ऐसा लग गया, एक बार क्या हुआ भैया, वंस द एजेंसी कंसर्न विद द प्रेडिकेट शेड्यूल ऑफेंस रजिस्टर अ केस। एक बार ऐसी एजेंसी ने आपका केस रजिस्टर करा, उसके बाद होता क्या है, ईडी, रिया चक्रवर्ती वाला ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है वो इन्वेस्टिगेट करता है ना, इस एक्ट के तहत इन्वेस्टिगेट करता है, देखता है कि क्या दिक्कत हुई है क्या नहीं हुई है, ऑफेंस कैसा है ना, चीज़ें यहाँ पर समझता है और जानता है चीज़ों को। और अब यहाँ पे धीमे धीमे चीज़ें आगे बढ़ती हैं, क्राइम मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह का जो भी है वो निकाला जाता है। और एक्ट यहाँ पे प्रोवाइड करता है कि अगर ऐसा कुछ होता है, अगर समझ में आता है कि हाँ भाई गलती करी गई है, पकड़े जा रहे हैं लोग, तो यहाँ पे सीधा सीधा सीज कर दीजिए, है ना, जो भी लॉन्ड्रेड की प्रॉपर्टी है उसको पूरी तरह से आप सीज कर देंगे, उसको सज़ा दी जाएगी। और सीजर का एक्शन या उसकी प्रॉपर्टी का अटैचमेंट कर दीजिए, मतलब क्या होता क्या है ना कि मान लीजिए कि आपने ऐसा काम करा, तो अगर आप फंस गए इसके अंदर तो आपकी प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाएगी या अपने में अटैच करके बेच दी जाएगी, जितना आपने लॉस करवाया है वो आपकी प्रॉपर्टी से जो है वो उसको उसकी नीलामी करके निकाला जाएगा। जैसे विजय माल्या वाला केस हो रहा था ना, वो एक अलग बात है, लेकिन तब भी अटैच कर ली जाती है। और ये जो एक्शन है सीजर का या अटैचमेंट का, इसमें जो है ये इसमें एक एडजस्ट की ज़रूरत पड़ती है बाय द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अंडर पीएमएलए। तो ये कुछ है कहानी। अब देखिए, अब कोई पर्सन, चाहे वो नेचुरल पर्सन मतलब कोई इंसान हो, और या तो फिर लीगल एंटिटी हो, मतलब या कोई बिजनेस वगैरह हो, कोई फर्म वगैरह हो, किसी भी तरह से पर्सन में फर्म वगैरह भी आती है, जिसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा है ऑफेंस का मनी लॉन्ड्रिंग की, इसे लिंक करते हैं शेड्यूल ऑफेंस के अंदर। ठीक है, इसको प्रोसिक्यूट भी किया जा सकता है, इसको सजा दी जा सकती है, स्पेशल कोर्ट्स के अंदर इनको लाया जा सकता है। ठीक है, स्पेशल कोर्ट्स के अंदर इनको लाया जा सकता है। इसमें बहुत खतरनाक पनिशमेंट भी दे जा सकती है, कम से कम 3 सालों की तो पनिशमेंट होगी ही, और ये 7 सालों तक एक्सटेंड हो सकती है, और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है अगर ऐसा मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर कोई इंसान जो है वो पाया गया।
और 10 सालों तक के लिए भी खींचा जा सकता है अगर मनी लॉन्ड्रिंग को नारकोटिक ट्रैफिकिंग से लिंक कर दिया गया। अगर आप ड्रग ट्रैफिकिंग भी साथ में कर रहे हैं तो आपको सज़ा 10 सालों तक के लिए बढ़ाई जा सकती है। जो भी प्रॉपर्टी अटैच होती है इस प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंतर, जो भी प्रॉपर्टी अटैच होती है इसे एजुकेटिंग अथॉरिटी जो भी होगी उसे जब्त कर लेगी, है ना, कोर्ट के थ्रू होती है। और यहाँ पे जो भी है यहाँ पे होता रहता है। अब वहाँ मुद्दा क्या है कि ये जो एक्ट है इसके अंदर जो भी आगे चीज़ें बढ़ती हैं, अगर मान लीजिए कि ये चीज़ें कहीं बाहर से ओवरसीज हैं तो देखेंगे क्या है। और ऐसे समझिए कि अगर मान लीजिए ऐसा हो जाता है कि जो भी ये मनी लॉन्ड्रिंग वाला केस हुआ है और एक्ट के अंदर ये जो भी पर्सन है, जो भी प्रॉब्लम्स यहाँ पे हुई हैं, अगर ये बाहर ओवरसीज पाई गई तो क्या करा जाएगा कि एक प्रॉपर लीगल असिस्टेंस ली जाएगी। प्रॉपर तरीके से एविडेंस जो भी प्रूफ वगैरह होंगे उनको कलेक्ट करा जाएगा। कैसे कलेक्ट करेंगे? प्रोसेस ऑफ लेटर ऑफ जो सॉरी लेटर ऑफ रिक्वेस्ट के प्रोसेस के थ्रू लेटर ऑफ रिक्वेस्ट लेंगे फॉरेन एडमिनिस्ट्रेशन से, और तब ये प्रॉपर तरीके से इसके खिलाफ जो भी जो है चीज़ें हैं उनको आगे बढ़ाया जाएगा, है ना। तो अगर मान लीजिए ऐसा होता है कि ये बाहर ओवरसीज पाई जाती हैं तो, है ना। उसके बाद देखिए भाई जो भी चीज़ें मतलब समझ गए ना, जो भी चीज़ें पल्यूट कर रही हैं, ये जो जो प्रोसीडिंग्स है जो भी पल्यूट कर रही हैं और ये बाहर की हैं अगर, ठीक है, तो ऐसे नहीं अपने मन पे कुछ नहीं कहेंगे, प्रॉपर लीगल असिस्टेंस से काम होता है। उनके खिलाफ प्रूफ प्रूफ लिए जाते हैं, एविडेंस लिए जाते हैं, है ना, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट लिया जाता है फॉरेन एडमिनिस्ट्रेशन से, तो चीज़ें आगे बढ़ती हैं। अब ये देखिए जो पीएमएलए है मतलब प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, इसमें कुछ प्रोसीजर भी दिया गया है कि किस तरीके से आप जो है कॉन्ट्रैक्ट करोगे स्टेट्स के साथ में, है ना, कि भाई दो डिफरेंट स्टेट्स हैं वो किस तरीके से क्या कॉन्ट्रैक्ट रहेंगे कि हम अगर मान लीजिए ऐसा कोई बंदा पकड़ में आता है और जिसने ये सारी हरकतें करी हैं तो उसकी प्रॉपर्टी कैसे सीज करनी है, कैसे अटैच करनी है उसकी प्रॉपर्टी को, कैसे जब्त करना है, उसके असेट्स को कन्फिस्केट करना है ना, कि अगर मान लीजिए कि यहाँ का बंदा है और यहाँ पे उसने कुछ ऐसा काम करा है तो ये दोनों सरकारें आपस में कॉन्ट्रैक्ट करेंगी कि अगर ऐसा कुछ होता है तो ऐसे 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 ये प्रोसेस चलेगा। क्लियर है? इंडिया के अंदर अगर मैं बात करूं तो इंडिया ने ऐसी क्या क्या चीज़ें साइन करी हैं दूसरी कंट्रीज के साथ में। तो इंडिया ने यहाँ पे साइन करा है म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट ट्रीटी को। म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट ट्रीटी आप शॉर्ट फॉर्म में ले लीजिए MLAT। म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट ट्रीटी को 26 कंट्रीज के साथ में मतलब 26 कंट्रीज के साथ में करा है बाय वर्च्यू ऑफ द प्रोविजंस ऑफ PMLA मतलब आप तो समझ ही गए होंगे, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। और सेंटर जो है पूरी तरह से आर्म्ड है, लीगल मेजर्स वगैरह कि अगर मान लीजिए ऐसी कोई पॉल्यूटेड जो ऐसा काम कुछ होता है, कोई कंटामिनेटेड असेट आता है इस कंट्री में, ऐसा कुछ होता है, कन्विक्शन करना है, तो भाई मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर ये चीज़ें आएंगी और ऐसे इंसान को पूरी तरीके से जो है वो सज़ा दी जाएगी। जब तक के लिए कन्विक्शन नहीं हो जाता, मतलब जब तक के लिए ये प्रूफ नहीं हो जाता कि यही गुनहगार है, तब तक के लिए जो है असेट्स वगैरह जो भी हैं जो ओवरसीज जो ट्रेस करी गई हैं, ये रिक्वेस्ट करी जाती हैं कि आप सीज करके रखिए, फ्रोज कर दीजिए, है ना, जब तक के लिए भाई, अब जब तक के लिए वो आएगा, डिसीजन आएगा। अगर मान लीजिए कि भाई हाँ यही प्रूफ हो जाता है कि ये बंदा गिल्टी है तो हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे क्या करना है, और अगर नहीं आता है तो चलिए फिर कोई बात ही नहीं, है ना, तब तक के लिए सीज करके रखिएगा इसके एसेट्स को। अब देखिए सेक्शन 12 है, 12वां सेक्शन है आपका प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का 12वां सेक्शन जो है, इसमें आपका रिक्वायर करता है फाइनेंशियल सेक्टर एंटिटीज़ को, है ना, मतलब बैंकिंग कंपनीज वगैरह हो गए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और इंटरमीडिएटरीज हो गए, कि ये सब जो है वो वेरीफाई करेंगे, है ना, जो भी आइडेंटिटी होगी इस क्लाइंट की, अपने अपने क्लाइंट्स की जो आइडेंटिटी है उसको प्रॉपर तरीके से वेरीफाई करेंगे। मतलब कोई भी बैंकिंग कंपनी या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या इंटरमीडिएटरीज मतलब जो बिचौलिया जिनके थ्रू पैसा जा रहा है, ये बिना वेरीफाई करे उस इंसान की पहचान को अपने के थ्रू पैसे, अपने चैनल के थ्रू पैसा को नहीं जाने देंगे। समझ रहे हैं? इनका प्रॉपर रिकॉर्ड रखेंगे। अगर इन पे इनको किसी पे शक हो रहा है, किसी कैश ट्रांजैक्शन पे शक हो रहा है ना, तो उसको प्रॉपर चेक करेंगे, है ना, कोई कैश ट्रांजैक्शन STR CTR, है ना, कुछ भी अगर ऐसा हो रहा है तो उस पर ध्यान रखेंगे। ठीक है। और अगर इनको शक है कि कोई ऐसा
ट्रांज़ैक्शन हो रहा है, जो गलत हो रहा है और जो जिस पे भई जो बड़े लेवल का है और लग रहा है कि इसमें मनी लॉन्ड्रिंग हो सकती है, तो इसकी जानकारी तुरंत जो है वो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया के डायरेक्टर को या फाइनेंस दी जाए। और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया जो है, ये देखेगी, इंक्वायरी करेगी, देखेगी कि आखिरकार किस तरीके से भई ये जो जिस पे शक है, जो ट्रांज़ैक्शन पे शक है, उसको चेकआउट करेगी कि कहीं ये मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं हो रही है। अब ये क्या है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया? देखिए, इसको पावर मिली गई है कि इंक्वायरी कर सकती है, सैंक्शन लगा सकती है किसी भी फाइनेंशियल सेक्टर के अगेंस्ट, किसी भी फाइनेंशियल सेक्टर की एंटिटी के अगेंस्ट, कि वो जो भी सेक्शन 12 के अंदर नॉर्म्स दिए हुए थे, पीएमएलए की मतलब प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के सेक्शन 12 के अंदर जो भी नॉर्म्स दिए हैं, उसके साथ ये कंप्लायंस नहीं बना के चल रही हैं। अगर ऐसा है तो इसके लिए इनको सज़ा मिलेगी और इन पे सैंक्शन भी लगा सकती है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया, या सैंक्शंस वगैरह लगा सकती है और मतलब इनको जो है सज़ा दे सकती है। अब फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट जो इंडिया है, इसमें ये प्रॉपर तरीके से एनालाइज़ करती है जो भी इसको इन्फॉर्मेशन मिलती है, और ये एनालाइज़ किसके अंदर करती है? प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर। और जो ज़रूरी केसेस होते हैं, इसमें इन्फॉर्मेशन को देखती है, जो भी इन्फॉर्मेशन इसको सही लगती है, उसको ये जो भी रेलिवेंट इंटेलिजेंस या फिर इन्फोर्समेंट एजेंसी होती है, वहाँ तक पहुँचाती है। जैसे कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस हो गया, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स हो गया, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट हो गया, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो हो गया, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इंटेलिजेंस एजेंसीज एंड रेगुलेटर्स ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर, है ना? तो यहाँ तक इसका काम है। तो देखिए, दोनों ही आपको सेम लग रहे होंगे, फेमा और पीएमएलए। फेमा का फुल फॉर्म होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट हो चाहे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट हो, देखने में सेम लग रहे होंगे, बट भाई इन्वेस्टिगेशंस जो है वो इनिशिएट होती हैं अगेंस्ट स्पेसिफिक पर्सन, और चाहे वो नेचुरल हो चाहे वो लीगल हो, मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि कोई कंपनी भी हो सकती है, फर्म भी हो सकती है, या कोई एक आम आदमी भी हो सकता है। और ऐसे एक्शन जो है वो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के बेसिस पे लाए जाते हैं, है ना? तो फेमा और पीएमएलए दोनों ही एक्ट के अंदर इन चीज़ों को देखा जाता है। और इसी के साथ मनी लॉन्ड्रिंग का बड़ा सा टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। एक लास्ट हम अपने पार्ट में बस ब्लैक मनी को कंप्लीट करेंगे और चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ यू like the video, please like the video, share it with your friends, subscribe your channel Sirf IAS. If you want to join me on any other social media platform, link is in the description box. You can follow me any of them. Press the join button and join my membership, and you can support me in my work also. Please share your views in the comment box, and have a wonderful day ahead. Take care.